हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आप सबके जो भी गोल्स और आपने टारगेट सेट किए हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पिछले कल देर शाम को भारत की क्रिकेट टीम एक चार्टर्ड फ्लाइट से भारत के लिए रवाना हो गई है एंड आज शाम तक वो देश की राजधानी न्यू दिल्ली में लैंड हो जाएंगे। शाम को इंडियन क्रिकेट टीम के सभी प्लेयर्स और स्टाफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग कर सकते हैं। अभी एक तरफ ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बारबाडोस से भारत के लिए रवाना नहीं हुई थी कि पिछले कल वीवीएस लक्ष्मण और कैप्टन शुभमन गिल की अगुवाई में यंग प्लेयर्स की दूसरी टीम जिम्बाब्वे के लिए रवाना भी हो गई है, जहां पर 6 जुलाई से 5 T20 मैचेस की एक सीरीज खेली जानी है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है अमृतपाल सिंह को लेकर, जो कि इस समय असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। अमृतपाल सिंह हाल ही में पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव जीता था, लेकिन उसको MP के तौर के ऊपर शपथ लेने की परमिशन नहीं दी गई। इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने लोकसभा स्पीकर को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि अमृतपाल सिंह को लोकसभा MP के तौर के ऊपर शपथ लेने की परमिशन दी जाए। दरअसल लोकसभा इलेक्शंस में जो भी कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है उसको लोकसभा की पहली सीटिंग के 60 दिनों के अंदर अंदर ही शपथ लेनी होती है, वरना उस सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और वहां पर दोबारा से बाई इलेक्शंस करवाए जाते हैं। अब देखना ही होगा कि क्या लोकसभा स्पीकर अमृतपाल सिंह को शपथ लेने की परमिशन देते हैं या फिर नहीं, या फिर उसकी शपथ लेने की डेट को आगे बढ़ा देते हैं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। इस पिक्चर में जो फाइटर जेट का ब्लूप्रिंट है यह है रफेल फाइटर जेट। पिक्चर में रफेल की पेपर मॉडल के ऊपर कई सारे कलर्स हैं। इनमें से जो ब्लू कलर है वो वाले पार्ट्स हाई क्वालिटी टाइटेनियम मेटल से बनते हैं, क्योंकि टाइटेनियम काफी लाइट वेट होता है, इसके ऊपर जंग का खतरा भी कम होता है, जबकि इसकी स्ट्रेंथ और मजबूती काफी ज्यादा होती है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने अपने रफेल फाइटर जेट्स के लिए भारत से टाइटेनियम मेटल को सोर्स करने का फैसला किया है। भारत की एरोस्पेस कंपनीज अब डसॉल्ट एविएशन को रफेल फाइटर जेट्स के लिए टाइटेनियम मेटल सप्लाई करेंगी। सोर्सेज का कहना है कि इंडियन टाइटेनियम फ्रांस के बाकी सप्लायर से काफी सस्ता है और फ्रांस आज की डेट में अपने सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है ताकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, क्योंकि अभी भी फ्रांस के पास 200 रफेल फाइटर जेट्स के पहले से ही ऑर्डर है। भारत के साथ अच्छे रिलेशंस के चलते फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने अपने रफेल फाइटर जेट्स के लिए भारत से टाइटेनियम मेटल को परचेज करने का फैसला किया है, ताकि कल को भारत सरकार 114 फाइटर जेट्स की MMRC 2.0 डील में रफेल फाइटर जेट्स को ही कंसीडर करे। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है योगा को लेकर। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशिया की ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को रिक्वेस्ट की थी कि आगे जो भी फ्यूचर में एशियन गेम्स होंगी उसमें योगा को भी एक खेल के रूप में शामिल किया जाए। न्यूज आ रही है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने आपस में एक मीटिंग करने के बाद भारत की रिक्वेस्ट मान ली है। अब जो नेक्स्ट एशियन ओलंपिक गेम्स हैं वो साल 2026 में जापान में होनी है और वहां पर योगा को भी शामिल किया जाएगा। एशिया के बाकी सभी देशों से योगा के प्लेयर्स वहां पर आएंगे, लेकिन उस कंपटीशन में योगा एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर के ऊपर शामिल किया जाएगा और उसके लिए मेडल्स नहीं दिए जाएंगे। मगर जो उसके बाद नेक्स्ट 2030 में कतर में एशियन गेम्स होंगी उसमें योगा को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के तौर के ऊपर ऐड किया जाएगा और वहां पर मेडल्स भी बांटे जाएंगे। उसके बाद से सभी एशियन गेम्स में योगा को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरह कंसीडर किया जाएगा। आई होप कि एक दिन योगा इसी तरह से वर्ल्ड ओलंपिक्स में भी शामिल हो। फिलहाल एशियन गेम्स में योगा को शामिल करना ये वाकई में बहुत ही बड़ा स्टेप है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि इस साल इंडियन आर्मी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के 3100 आर्मी पर्सनल्स को ट्रेनिंग देगी। 100 से ज्यादा देशों की आर्मीज के ट्रूप्स इंडियन आर्मी के साथ ट्रेनिंग कोर्सेज करेंगे। 3100 में से 450 आर्मी पर्सनल्स अफ्रीकन देशों से भारत आएंगे। दुनिया के कई देश अपनी आर्मी के ट्रूप्स को काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग और कोर्सेज के लिए भारत भेजते हैं। इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है जिसको कई सारे युद्ध का एक्सपीरियंस भी है और युद्ध भी ऐसे जो इंडियन आर्मी ने जीते हैं। इसलिए कई देश भारत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उनके ट्रूप्स को भी मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। आज की सिक्स्थ अपडेट आ रही है भारत और म्यांमार को लेकर। भारत पिछले काफी समय से कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में US डॉलर्स को रिप्लेस करके हम नेशनल करेंसीज का इस्तेमाल करें, और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत और म्यांमार ने आपस में ट्रेड सेटलमेंट्स करने के लिए नेशनल करेंसीज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। US डॉलर्स की जगह अब इंडियन रुपीस और म्यांमार की करेंसी क्यात में ट्रेड हो रहा है। खबर आ रही है कि पहली पेमेंट दालों के एक्सपोर्ट के लिए पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू 1 करोड़ रुपीस की हो गई है। अब भारत और म्यांमार US डॉलर्स का इस्तेमाल या तो बिल्कुल नहीं करेंगे या फिर जितना कम हो सके उतना कम करेंगे। आज की 7th अपडेट आ रही है जून महीने के लिए भारत की GST कलेक्शंस को लेकर। दरअसल भारत सरकार ने डेटा रिलीज किया है जिसके मुताबिक जून महीने में भारत सरकार ने 1,74,000 करोड़ रुपीस की GST कलेक्शन की है।
अब अगर इसको यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 21 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। यानी अकेले जून महीने में ही भारत सरकार ने जीएसटी के रूप में 21 बिलियन डॉलर्स की कलेक्शन की है। आज की 8th अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशंस को लेकर। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सर कतर के दौरे के ऊपर गए थे। जयशंकर सर ने कतर में यूनाइटेड नेशंस और तालिबान की मीटिंग को अटेंड किया था। इसमें यूनाइटेड नेशंस और तालिबान रेजिम के ऑफिशियल्स के साथ साथ कुछ और मेजर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इन्वाइट किया गया था। मीटिंग में तालिबान को रिकॉग्निशन देने के ऊपर विचार किया जा रहा था, लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस और बाकी देशों ने तालिबान के सामने कुछ डिमांड्स रखी, तालिबान ने उनमें से कई सारी डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया है। तालिबान को मीटिंग के बाद इन डिमांड्स के ऊपर विचार करने का समय दिया गया था, जो कि अफगानिस्तान में बैठे तालिबान लीडर्स ने मना कर दिया है। मीटिंग के 2 दिनों के बाद पिछले कल यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया है कि वो तालिबान को मान्यता नहीं दे सकते हैं। तालिबान के सामने यूनाइटेड नेशंस की डिमांड में सिविल सोसाइटी को मजबूत करना, अफगानिस्तान में इलेक्शन करवाना, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, गर्ल्स की हायर एजुकेशन और साथ में महिलाओं की जॉब से रिलेटेड कई सारी डिमांड्स थी, जो कि तालिबान ने मानने से इनकार कर दिया है। इसी के चलते यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इन कंडीशंस को पूरा किए बिना वो तालिबान रेजिम को मान्यता नहीं दे सकते हैं। अब जब तक यूनाइटेड नेशंस तालिबान को मान्यता नहीं देता है, तब तक यूनाइटेड नेशंस के जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, तालिबान रेजिम और यूनाइटेड नेशंस ये उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। आज की 9th अपडेट आ रही है टर्की और ईरान को लेकर। आपको याद होगा आज से 5 साल पहले साल 2019 में जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, उस समय अमेरिका के सैंक्शंस को फॉलो करते हुए भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। वरना उससे पहले भारत ईरान से हर साल 10 से 12 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज करता था। ईरान ने तो भारत को डेफर्ड पेमेंट का भी ऑप्शन दिया था, यानी हम क्रूड ऑयल पहले ले लेते थे लेकिन उसकी पेमेंट बाद में कर देते थे। साल 2019 में जब भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद किया था, उसके बाद ईरान ने भारत को काफी सारे डिस्काउंट देने का ऑफर दिया था। इलेक्शंस हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका में प्रेसिडेंट पद से हट गए थे, लेकिन आज तक भारत की सरकार ने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना दोबारा स्टार्ट नहीं किया। अब भारत के साथ एक और देश था जिसने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था, और वो था टर्की। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्की ने भी ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। यूरोपियन यूनियन की स्टैटिस्टिक्स एजेंसी यूरोस्टैट ने जानकारी दी है कि टर्की के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के 2 और देश बुल्गारिया और पोलैंड, इन दोनों ने भी ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ ही चाइना समेत एशिया के भी कई सारे देश अब दोबारा से ईरानियन क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, जिसके चलते साल 2019 में अमेरिका के सैंक्शंस के बाद जहां पर ईरान के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स 0.3 मिलियन बैरल्स पर डे थे, अब ये इस साल 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे हो गए हैं। हालांकि अमेरिका के जितने भी मेजर अलाइज हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश अभी भी ईरान से क्रूड ऑयल परचेज नहीं कर रहे हैं, ताकि अमेरिका इनसे नाराज ना हो जाए, और भारत भी इन्हीं देशों को फॉलो कर रहा है। हालांकि ईरान अभी भी सामने से भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट देने का ऑफर दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ईरान से दोबारा से क्रूड ऑयल परचेज करना स्टार्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 10th अपडेट आ रही है चाइना के मून मिशन को लेकर। पिछले हफ्ते 25 जून को ही चाइना ने एक सक्सेसफुल मून मिशन करते हुए चांद की सतह से कुछ मिट्टी धरती के ऊपर लाई थी, और खास बात यह है कि ये मिट्टी मून की यानी चांद के अंधेरे वाली वो साइड जो धरती से दिखाई नहीं देती है। अब चाइना के इस मून मिशन को लेकर खबर निकल कर आ रही है कि चाइना का चंद्रयान अपने साथ चांद की 1.95 kg मून डस्ट और रॉक्स यानी कि पत्थर लेकर आया है, जिसके बाद चाइनीज साइंटिस्ट ने अब इसके ऊपर फर्दर रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सैंपल से अब ये जानने में मदद मिलेगी कि चांद की फॉर्मेशन कैसे हुई और उसका धरती की फॉर्मेशन के साथ क्या लिंक था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।